Hello dear students, welcome to the introduction class of economics. इकोनॉमिक्स का क्लास में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वर्ड इकोनॉमिक्स हम कहाँ कहाँ सुनते हैं या इससे मिला जुला इससे सिमिलर कोई वर्ड हमारा सुना हुआ है. सो व्हेन आई से द वर्ड इकोनॉमिक्स आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा. आपने सुना हुआ है वर्ड इकोनॉमी, आपने सुना हुआ है वर्ड इकोनॉमिकल, आपने वर्ड सुना हुआ है इकोनॉमाइजिंग. These all are the subject words which are more or less related with economics. When I say economy, उसका मतलब होता है हमारी कंट्री का फाइनेंस सिस्टम, हमारा कंट्री कैसे चल रहा है, हमारी इकोनॉमी. वी जनरली यूज़ द वर्ड इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी किस तरह से चल रहा है. When I use the word economical, तो हमें पता होता है कि कोई भी चीज़ इकोनॉमिक रेंज में आती है कि महंगा, और एक इकोनॉमिक यानी जो हमको कंफर्टेबल हो खरीदने में, जिसको हमको खरीदने के टाइम पे ऐसा ना लगे बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो इट इज़ इकोनॉमिकल. एंड व्हेन आई यूज़ द वर्ड इकोनॉमाइजिंग तो उसका मतलब होता है हम कम से कम रिसोर्सेज लगा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे यूज़ करें. सो ऑल ऑफ यू लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. सो हम जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो हम अकेले नहीं करते, हमारे साथ बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं. सर कैन यू इलस्ट्रेट. यस, आप जानते हैं देयर आर 4 फैक्टर्स और एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड देने वाला कोई एक अलग इंसान होता है, लेबर यानी मेहनत करने वाला इंसान एक कोई और इंसान होता है, पैसा लगाने वाला इंसान कैपिटल देता है, दैट इज कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इन चारों को मिला के अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाता है. So when I say these are the factors of production, by this I mean इन चारों को मिला के हम कोई भी बिजनेस को रन कर सकते हैं. तो इन 4 फैक्टर्स को हम अच्छे से कैसे चलाएं, हम अपना बिजनेस कैसे मैनेज करें, वो सब चीज़ें हमको इकोनॉमिक्स में सीखने मिलती हैं. मैंने बिल्कुल पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था हमारी ज़िंदगी में हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं बट हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हैं. सर आपने इलस्ट्रेट किया था. यस किया था. मैं एक बार फिर से कोई और एक अच्छे एक और एग्जाम्पल से आपके लिए ये चीज़ को इलस्ट्रेट कर सकता हूँ. इट इज़ आप कोई भी टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास पढ़ने के लिए हमेशा कंटेंट ज़्यादा होता है और आपके पास अवेलेबल टाइम कम होता है. दिस इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम. पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है या लिमिटेड है. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग. कंट्री के लिए बात करें तो कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम होते हैं. कंट्री के पास अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना एक चैलेंज होता है. सो इकोनॉमिक्स की चैप्टर्स की मदद से, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ की मदद से हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ऑल ऑफ यू, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरी दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह से क्लासीफाई होता है, 2 चीज़ों में क्लासीफाई होता है. नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन आई यूज़ द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पहला वर्ड है माइक्रो. माइक्रो वर्ड सुन के क्या लगता है? यस, आप सही गेस कर रहे हो. माइक्रो मीन्स स्मॉल. आई सेड माइक्रो मीन्स स्मॉल. तो इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन, इकोनॉमिक्स का वो एनालिसिस वाले चैप्टर्स जिसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक कस्टमर, सिर्फ एक प्रोड्यूसर, सिर्फ एक बिजनेसमैन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, दीज आर माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर्स. और जब इन्हीं चीज़ों को लार्ज लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में कवर किया जाता है, इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ टोटल, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कंट्री लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता हो, कंट्री की एनालिसिस करना सिखाता हो. इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो टिल नाउ वी हैव ब्रॉडली कवर्ड दिस थिंग. हमने ये सीखा कि इकोनॉमिक्स 2 तरह का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो. सो सर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? सो ऑल ऑफ यू, 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में हमारे पास कुछ चैप्टर माइक्रो के हैं और कुछ चैप्टर मैक्रो के हैं. लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग चैप्टर बाय चैप्टर. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. व्हेन आई से इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, it's a simple theory chapter.
इट हैज़ नॉट मच टू डू विद इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक सब्जेक्ट इंडिया में 2-2.5 सालों से पहले से आता है। उसे पास्ट में कौटिल्य ने पढ़ा था और उसका नाम उस टाइम पे अर्थशास्त्र था। तो व्हाट इज अर्थशास्त्र, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हु इज द इंग्लिश फादर, इंग्लिश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कौन लोग थे जिन्होंने अमेरिका में या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डू दिस मच कि हम ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस कौन से हैं, कौन सा डेफिनेशन किसने लिखा है, क्या बताया है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। फाइनली चैप्टर नंबर 1 आपको एक और चीज़ सिखाएगा कि हाउ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गो हैंड इन टू हैंड। स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स को हम इको में कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ चैप्टर 1। नंबर 2, जैसे आप CAT कैट बोलना तब सीख सकते हैं जब आपको पहले ABCD आता हो। तो आपको बेसिक टर्म्स कवर करने के बाद जब बेसिक टर्म्स का अच्छा नॉलेज मिल जाता है, देन यू आर गोइंग टू सी वर्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली आप इकोनॉमिक्स का कोई भी हायर लेवल का चैप्टर पढ़ें, कोई भी अच्छी स्टडी करें, उसके पहले चैप्टर नंबर 2 आता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम बहुत बार वर्ड प्राइस, वैल्यू, यूटिलिटी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्कैरसिटी, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। सर ये सारे वर्ड्स मुझे भारी भारी लग रहे हैं। भारी कुछ नहीं है, मैंने बहुत सस्ते में आपको सिखा दूंगा, बट कब, तो चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 विल बी गोइंग टू कवर दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। नाउ कोई भी सब्जेक्ट के सबसे मेन पिलर चैप्टर्स होते हैं। सर व्हाट इज पिलर चैप्टर? पिलर चैप्टर यानी इकोनॉमिक्स थी, है और जब तक रहेगी। ये चैप्टर्स भी थे, हैं और तब तक रहेंगे, और इन चैप्टर्स की मदद से आप अपना इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बनाएंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 व्हिच आर डिमांड एंड सप्लाई। सो ऑल ऑफ यू, डिमांड मतलब, सर डिमांड आप हमको समझाओगे? आपको मेरे से ज़्यादा पता है। डिमांड मतलब, हाँ सर मेरे पापा बिजनेस पे जाते हैं ना, जब भी तो दिवाली के दिन में बहुत कस्टमर्स आते होते हैं, बहुत भीड़ होती है हमारे शॉप पे, तो डिमांड ज़्यादा है। और जब भी सर बारिश वारिश होती है या सीज़न नहीं होती है तो बहुत कम कस्टमर आते हैं, तो वो कम डिमांड है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, डिमांड इसी को कहते हैं। बट डिमांड किसी भी प्रोड्यूसर के लिए डिमांड को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सांस लेना इम्पॉर्टेंट है। सर इसका मतलब आप अगर ये समझ पाते हैं कि कस्टमर डिमांड कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, जब कस्टमर कोई चीज़ को डिमांड करता है तो व्हाट आर दी थिंग्स इन हिज माइंड, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 डिमांड हेल्प करेगा। जब कस्टमर कोई भी चीज़ डिमांड करता है तो उसे उस कस्टमर को देने के लिए जब हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको सेल करने की तैयारी करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सप्लाई। सो डिमांड का ट्विंस चैप्टर ही है सप्लाई। डिमांड इज फ्रॉम कस्टमर्स व्यू पॉइंट, सप्लाई इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट. So till now discussed introduction to economics, fundamental concepts of economics, demand and supply. Finally, जब आपको सप्लाई करनी है कोई भी चीज़ की तो आपको उसके पहले उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो आप कोई भी चीज़ बना लें और आपको पता ही ना हो कि वो चीज़ कितने में बनी है, फिर आप कस्टमर को एक रेट दे दें और 6 महीने बाद, साल बाद आप बोले यार मैं बहुत सारी सेल्स तो कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है मेरी चीज़ बिकती भी बहुत अच्छी है, बट मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है. हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, तूने एक मिस्टेक की है. तूने ये चेक ही नहीं किया कि ये चीज़ बनाने में मेरा खर्चा कितना था और ये चीज़ मैं बेच कितने में रहा हूँ. सो यू हैव जस्ट फॉरगॉट टू सी योर कॉस्ट एंड रेवेन्यू. तो आपको ये कंसिडर करना था कि मेरी ये चीज़ बनती कितने में है और ये चीज़ मैं बेचता कितने में हूँ. तो इन सब की स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स. फाइनली आपको कस्टमर कोई चीज़ डिमांड कर ले, आप उस चीज़ को सप्लाई कर लो, अच्छे से बना लो. अच्छा, ये सब करने के लिए आपको एक प्लेस की ज़रूरत है जहाँ आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं. आज के इस मॉडर्न ज़माने में आपको प्लेस नहीं चाहिए, आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चलेगा. सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट
जैसी कोई और वेबसाइट्स पे वो चीज़ को बेच सकते हैं, बट यू नीड सम अरेंजमेंट विच कैन गिव यू द सिस्टम टू सेल दैट थिंग एंड बाय दैट थिंग। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर ऑफ मार्केट। ऑल ऑफ यू, मैं इसके आगे के कोई भी चैप्टर के बारे में आपकी कुछ भी आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको अभी तक के किए हुए चैप्टर्स के बारे में कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6 टेकन टुगेदर इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम 1 to 6 चैप्टर की स्टडी करते हैं, वी आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड मार्केट। ये किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत काम के होते हैं और हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग होते हैं। हर बिजनेसमैन अपने अपने एंगल से इन चीज़ों को पढ़ता है। सो दीज वर द चैप्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल ऑफ यू नाउ नोट दिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना था, इतना है और इतना ही रहेगा। कोई भी स्टूडेंट जब CA करता है, BBA करता है, BCom करता है, CS करता है, CMA करता है, वहाँ ये सारे चैप्टर्स फिर से आने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स विद अ हायर डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जब CA, CS, MBA, BBA कुछ भी अच्छा पढ़ने के लिए आगे जाते हैं, सो दे अगेन एंड अगेन पॉइंट आउट कि सर 11th स्टैंडर्ड की हमारी पढ़ाई हमें आज तक काम आ रही है। हमने 11th स्टैंडर्ड में ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर्स अभी यहाँ पे रिपीट आते हैं। सो वी रिमेंबर ऑल दोज कॉन्सेप्ट विच वी आर स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, और आज इसका हायर लेवल स्टडीज़ हमको बहुत सिंपल लगता है बिकॉज आवर 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। सो विथ दिस आई विल अगेन पॉइंट आउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू ऑल। 11th एंड 12th किसी भी बच्चे के लिए, किसी इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी के नर्सरी, जूनियर, सीनियर जैसे हैं। जब कोई स्टूडेंट नर्सरी, जूनियर, सीनियर में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, अल्फ़ाबेट्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनके फोनेटिक साउंड्स को अच्छे से क्लियर करता है, उन पे अच्छे से ध्यान देता है, अपना राइटिंग का ग्रिप अच्छा बनाता है, तो इन फ्यूचर उसका हैंड राइटिंग अच्छा होता है, उसका स्पेलिंग फॉर्मेशन अच्छा होता है, वो नंबर्स को अच्छे से डील कर पाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 11th 12th कॉमर्स का नर्सरी, जूनियर, सीनियर है। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे तो दिस इज़ इन लॉन्ग रन गोइंग टू मेक इट द बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल। नाउ आई विल कम टू पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था मैक्रो 2 तरह का है। वन मैक्रो इज मैक्रो डेटा, इंडियन इकोनॉमी, एंड द अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। व्हेन आई से मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, तो चैप्टर नंबर 7 हमें सिखाएगा इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी। दिस चैप्टर इज़, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसमें बहुत सारा डेटा है, मैं बोर हो जाता हूँ ये चैप्टर पढ़ के। इसमें आप हमको ये सिखा रहे हो कि इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, इंडिया अभी कैसा है, इंडिया का ग्रोथ कैसा हुआ। सर जब ये हो चुका है तो मैं ये सब चीज़ें फिर से क्यों पढ़ूँ? सो ऑल ऑफ यू, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आवर पास्ट is gone, but experience generated from past will make our future। तो अगर हम ये जानते हैं कि हमने पास्ट में इन चीज़ों को किस तरह से डेवलप किया है, या पास्ट में हमने कौन सी गलतियाँ की हैं, या पास्ट में हम कैसे थे, हम अभी कैसे हैं, तो हम अपना एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को बोरिंग नहीं बनाएंगे, इनको अच्छे से ध्यान दे के समझेंगे, और इनफैक्ट इन चैप्टर के अंदर आने वाले डेटा हमको 12th स्टैंडर्ड के भी कुछ चैप्टर्स में रिपीट काम आने वाले हैं। सो इंडियन इकोनॉमी, simple data about India. Finally, chapter number 8 is economic reforms. इंडिया में ईयर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में लाने के बाद इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक चेंज हुआ। पहले हम कुछ बिजनेसेस कर सकते थे, अब हम बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं। इट इज़ प्राइवेटाइजेशन। पहले हम फॉरेन से चीज़ें मंगाते थे तो उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसेस होते थे, बहुत सारे परमिशंस होते थे। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के बाद वो ईजी हो गया। पहले कोई भी बिजनेस करना हो तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, अब वो रूल्स को कम कर दिया गया। इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। सो आज के इस इकोनॉमी का बेस ईयर 91 के वो 3 रिफॉर्म्स हैं। सो दोज आर चैप्टर नंबर 8। इन दैट वी विल बी कवरिंग अप कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है।
व्हेन आई कम टू चैप्टर नंबर 9, इट इज़ नेशनल इनकम। ये मैक्रो थ्योरी है, इट इज़ नॉट मैक्रो प्रैक्टिकल। इस चैप्टर में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, बट वेट, यहाँ आप सीखने वाले हैं कि नेशनल इनकम मेज़र कैसे करते हैं। सर नेशनल इनकम वर्ड मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। फैमिली इनकम पता है? फैमिली इनकम मतलब आपके घर का कितना इनकम है, आप कितना कमाते हो। आपके घर का इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना आपका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। सिमिलरली जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा होगा और पर पर्सन इनकम ज़्यादा होगा, पर पर्सन इनकम इज़ पर कैपिटा इनकम, यू नो दिस, इट इज़ नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो पर पर्सन इनकम ज़्यादा होगा तो वो देश का इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होगा, हमें पता चलेगा देश तरक्की कर रहा है कि तरक्की नहीं कर रहे है, हम कौन सी पोजीशन पे हैं। सो ऑल ऑफ यू, नेशनल इनकम को मेज़र करने के अलग अलग मेथड्स हैं और नेशनल इनकम के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वापस बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फर्दर स्टडीज़ में फिर से काम आएंगे, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल सम्स CA और CS में बहुत बार डिटेल में पूछे जाते हैं। सो नेशनल इनकम इज़ अ थ्योरी चैप्टर जो हमें सिखाएगा कि नेशनल इनकम मेज़र कैसे करते हैं। कमिंग टू चैप्टर 9, इट वॉज 9 वॉज नेशनल इनकम, सो 10 इज़ बजट। चैप्टर नंबर 10 इज़ बजट। बजट का चैप्टर आपको सिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट अपना बजट कैसे बनाती है। सर हमारे और गवर्नमेंट के बजट में कुछ डिफरेंस होता है? पहले ये तो सुन लो, बजट क्या होता है। बजट मीन्स an estimated statement showing income and expenses for the time to come। फ्यूचर में हम कहाँ से पैसा कमाने वाले हैं, कितना कमाने वाले हैं और हम कहाँ कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाए तो उसे बजट कहते हैं। तो हमारे और गवर्नमेंट के बजट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज़ आपके पापा और आप या आपके घर पे आप सब जब अपना बजट बनाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारा इनकम कितना है, देन वी प्लान कि हमको खर्चा कितना करना है, दैट इज एक्सपेंस कितना है। तो वी प्लान आवर इनकम फर्स्ट, देन वी डिसाइड एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली। लेकिन गवर्नमेंट पहले ये सोचती है कि हमको खर्चा कितना करना है, दैट इज़ कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए रहेंगे, कितने फंड्स चाहिए रहेंगे। सो दे डिसाइड एक्सपेंसेस और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि उन पैसों को कहाँ से लाया जाएगा, कौन सा टैक्स बढ़ाएं, कौन सा टैक्स कम करें, कौन सा टैक्स में क्या चेंजेस लाएं, तो जैसे हमारा इनकम बढ़े। तो कंट्री का बजट को पहचान के आप ये जान सकते हो कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ला रही है और कहाँ पैसा खर्च कर रही है। इस चैप्टर का पार्ट 2 अब इस साल से ही कोर्स में ऐड हुआ है। द लास्ट एकेडमिक ईयर विच वी डिड, उसमें पार्ट एडिट था। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ की सेल पे और हर सर्विसेज के ऊपर अभी GST चार्ज करती है। सो इसी चैप्टर का पार्ट 2 में हम GST भी डिस्कस करने वाले हैं। GST इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में कवर होंगे। एंड फाइनली ऑल ऑफ यू, आई विल कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ माई कोर्स, इट इज़ इकोनॉमिक थॉट्स। हम हमारे देश में एक बहुत रिच हेरिटेज के साथ जीते हैं। हमारे देश में कौटिल्य जैसे महान इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं, गांधी जी जैसे एक हमारे नेशनल लीडर हुए हैं और उन्हीं के जैसे एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी हैं जिन्होंने हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए उसके ऊपर अपने थॉट्स दिए हुए हैं। तो इन द चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक थॉट्स वी आर गोइंग टू कवर अप द टॉपिक्स। इट इज़ what are the thoughts given by Kautilya, what are the thoughts given by Gandhi ji, and what are the economic thoughts given by Pandit Deen Dayal Upadhyay। So economic thoughts will give us an idea कि economy कैसे चलानी चाहिए with the viewpoint of these three people, all of you। This was all about 11 chapters of economics। आज के इस सेशन से पहले आपने हमारे साथ हमारा 11th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन का वीडियो, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, अकाउंट्स का वीडियो, OCM का वीडियो देख लिया है। एंड दिस इज़ द फाइनल वीडियो विच यू हैव नाउ कंप्लीटेड, इट इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस सारे वीडियो सीरीज़ के थ्रू हमारा अटेम्प्ट था कि हम आपको बता पाएंगे व्हाट इज़ कॉमर्स ऑल अबाउट। अब मैं आपके साथ एक छोटा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन एक बंदे ने एक नई कार ली। वो बंदे ने नया कार लेके आके अपना पार्किंग में रख दिया। उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि कब चलाएगा ये कार, तू कब यूज़ करेगा। सो यू नो ही सेड टू हिज फ्रेंड, जिस दिन शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे मैं उस दिन ये कार निकालूंगा।
आई हैव डिसाइडेड। आपको लगता है ऐसा कोई दिन आने वाला है? सर रात में जाएगा, शायद ऐसा होगा। थिंक इट प्रैक्टिकली। अगर हम शहर के दिन के टाइम के लिए किसी बंदे का रेगुलर कार यूज़ करना चाहते हैं और वो बंदा एक ऐसा प्रेफरेंस रखता है कि मैं कार उस दिन चलाऊंगा जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप कार चलाएंगे, आपको तकलीफ़ें होंगी, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कोई सिग्नल रेड होंगे, आप वेट करोगे, फिर ग्रीन होंगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो ऑल ऑफ़ यू, पढ़ाई भी ऐसा है। आप 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 10th स्टैंडर्ड ख़त्म करने के बाद कि जब मैं 11th कॉमर्स लूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। बट जो स्टूडेंट 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स, मे बी लीव अबाउट कॉमर्स, 11th साइंस 12th साइंस, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, कुछ भी, अगर जो स्टूडेंट जो भी फील्ड सेलेक्ट करता है और उस फील्ड को अपना 100% देता है, सो अल्टीमेटली सूनर और लेटर आप एक अच्छा रास्ता पकड़ ही लेंगे और एक अच्छा भविष्य बना ही लेंगे। आपको ऑल सिग्नल्स के ग्रीन होने के, यानी आपके सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेरीज सॉल्व होने के लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन इज़ अ सॉलिड डिसीजन, वैलिड डिसीजन, बट एक ऐसा डिसीजन जो आप अभी ले रहे हैं और आपको शायद फ्यूचर के लिए पता नहीं है कि वो आपको कहाँ ले जाएगा, बट अगर उस डिसीजन में आप अपना 100% दे रहे हैं और आप एफर्ट्स डाल रहे हैं कि मैं जो ये सोच रहा हूँ उस चीज़ को मैं 100% अच्छे से करता जाऊँ, तो आई कैन अश्योर यू आप वो रास्ते को एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। सो ऑल ऑफ़ यू, दिस वॉज अ कंप्लीट डेमो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स क्लास 1। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, फ्रॉम 1 जून 2020 हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 7 days फ्री डेमो क्लासेस, जिसको ज्वाइन करके आप कॉमर्स के इन्हीं सब्जेक्ट को हमारे साथ पढ़ेंगे। इस तरह का डिस्कशन नहीं होगा, बट लिटरल पढ़ाई होगा। आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे और आपके सबमिशंस भी होंगे और इस बीच में आपके टेस्ट्स भी होंगे। इट्स अ फ्री डेमो ऑफ 7 days, सो जस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और अब मैं कह तो रहा हूँ, बट मुझे पता है आप सब ने वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ फॉर्म भर दिया है, बट अगर बाय चांस किसी ने अभी तक भी वो फॉर्म नहीं भरा है तो अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ फॉर्म भरें और हमारे साथ डेमो क्लासेस एंजॉय करें। थैंक यू, सी यू।